सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास। सरकारी सुविधाओं का सबसे कम फायदा किसे मिलता है? मिडिल क्लास। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मिडिल क्लास। फिर भी सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मिडिल क्लास। न नौकरी की गारंटी, न सैलरी में इजाफा, महंगाई आसमान पर, घर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन बेचनी पड़ती है और बीमार पड़ गए तो बीमा कंपनी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मिडिल क्लास लोगों का ऐसा समूह जिनकी इनकम उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी के आनंद की अनुभूति की संभावना देती है, और सिर्फ संभावना ही देती है। मिडिल क्लास जो गरीबी को भेद कर उससे बाहर निकलते हैं, वो फिर कहां जाते हैं? ये कैसा गर्त है मिडिल क्लास जहां गरीबी के दलदल से निकलकर हम आग के दरिया में कूद पड़ते हैं? आखिर भारत में मिडिल क्लास होने का मतलब ही सिर्फ संघर्ष क्यों है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका वो है जो किसी ना किसी की नौकरी करके गुजारा कर रहा है। तो एक नज़र प्राइवेट और सरकारी नौकरियों पर डाल लेते हैं। 31 मार्च 1995 तक पब्लिक सेक्टर में रोजगार 1,94,00,000 से ज्यादा था। वहीं ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में केवल 80 लाख के आसपास। 31 मार्च 2012 तक ये आंकड़ा लगातार गिरता चला गया। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस क्वाजी गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड लोकल बॉडीज, यानी एक तरह से सरकारी नौकरियां घटकर 1,76,00,000 हो गई और प्राइवेट जॉब्स बाद में 80 लाख से बढ़कर 1,19,00,000 हो गई। ये डेटा पुराना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इससे आगे का डेटा उपलब्ध अब तक नहीं कराया है। एक नज़र इस चार्ट पर डालिए और देखिए कैसे धीरे धीरे समय के दायरे में सरकारी नौकरियां कम होती चली गईं और प्राइवेट सेक्टर में यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। 1990 और 91 में रेलवे और CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्रमशः 16,52,000 और 22,19,000 नौकरियां थीं, जो घट करके 2023 और 24 में 12,52,000 और 8,14,000 क्रमशः रह गई हैं। अब बाईं तरफ का टेबल नंबर 1 देखिए। भारत में टॉप 5 IT कंपनीज ने मिलकर 15,34,000 रोजगार दिया। टेबल नंबर 2 दिखा रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में काम कर रहे कर्मचारी सरकारी बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों से कहीं ज्यादा हैं। ये डेटा पूरा दर्शा ये रहा है कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का असर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से साफ तौर पर देखने को मिला है। सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरियों में तब्दील होती रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व में उभरे मिडिल क्लास 2.0 का एक्सपेंशन उसी समय हुआ जब स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा निर्मित मिडिल क्लास 1.0 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते सिमटने लगा। हालांकि इस नौकरी निर्माण की एक बड़ी सीमा रही है। अधिकांश नौकरियां सर्विस सेक्टर में आई हैं। भारत, चीन और अन्य औद्योगिक देशों की तरह स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव नहीं कर पाया, जिसमें कृषि क्षेत्र के अलावा बाकी लेबर का भी बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता, जहां प्रोडक्शन और एवरेज इनकम ज्यादा होती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार भारत के लेबर फोर्स में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 1993-94 में 64% से घटकर 2023 और 24 में 46.2% रह गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 1993-94 में 10.4% से बढ़कर 2011-12 में 12.6% हुई, लेकिन 2023-24 में घटकर सिर्फ 11.4% रह गई है। PLFS की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी मात्र 11.4% है, जो बाकी सेक्टर से काफी कम है, जैसे कंस्ट्रक्शन में 12%, बिजनेस, होटल एंड रेस्टोरेंट में 12.2% है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्विस सेक्टर का विस्तार तो हुआ है, लेकिन अच्छी सैलरी वाली नौकरियां सिर्फ हायर एजुकेशन प्राप्त लोगों तक ही सीमित रही हैं, जहां तक मिडिल क्लास की पहुंच नहीं हो सकी है। मिडिल क्लास में हर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, डॉक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट या वकील नहीं बन सकता है। ज्यादातर सर्विस सेक्टर की नौकरियां कम सैलरी वाली होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, लेबर, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, घरों में काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले, खुदरा व्यवसाय और गिग वर्कर्स। गिग वर्कर यानी उबर की 2024 इंडिया इकोनॉमिक इंपैक्ट रिपोर्ट के अनुसार उसके प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से अधिक ड्राइवर हैं। जोमेटो ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान 4,80,000 औसत मासिक सक्रिय डिलीवरी कर्मियों और 1,45,000 क्विक कॉमर्स राइडर्स को नियुक्त किया है। वहीं स्विगी के पास इसी तिमाही में 5,43,562 औसत ट्रांजैक्टिंग डिलीवरी पार्टनर्स थे। लेकिन ऐसी जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सोशल स्टेटस नहीं रह जाता, इसलिए एक पॉइंट के बाद ये जॉब्स मिडिल क्लास 2.0 का रास्ता लोगों के लिए नहीं खोल पाती। सोचिए, अगर कल को देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाए तो कौन हारेगा? गरीब जिसके पास खोने को कुछ है ही नहीं, अमीर जिसने विदेशों में इन्वेस्ट कर रखा है,
नहीं, हारेगा तो केवल मिडिल क्लास, जो देश में कमाता है, देश को टैक्स देता है और देश में निवेश करता है। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो नरसिम्हा राव सरकार ने भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लागू किया। तब ये प्रचार किया गया था कि इन नीतियों से भारत में एक बड़ा और खुशहाल मिडिल क्लास बनेगा। उस वक्त नए नए आए केबल टीवी चैनल्स ने मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल और उनके शौक दिखाने वाले एडवर्टीजमेंट और सीरियल दिखाए, लेकिन मिडिल क्लास के इस सपने की म्याद ज्यादा नहीं टिक सकी। मिडिल क्लास को लेकर जो उम्मीदें थी वो धीरे धीरे टूटने लगी, क्योंकि इस वर्ग के जीवन स्तर में सुधार होने के बजाय समस्याएं बढ़ने लगीं। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंत तक आते आते अच्छे डिग्रियों वाले युवाओं को भी अच्छे वेतन वाली नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया और उनके पैकेज घटने लगे। इस निराशा और गुस्से को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनावों में खुद को मिडिल क्लास का साथी और उनका रखवाला के तौर पर पेश किया। मोदी ने मिडिल क्लास का विश्वास जीतने के लिए कई आकर्षक वादे किए। बीजेपी का मुख्य संगठन आरएसएस भी मिडिल क्लास, खासकर लोअर मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है। आरएसएस की कई शाखाओं का आधार यही वर्ग है और यहीं से संघ को अपनी ताकत मिलती है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए यह जरूरी था कि वे मिडिल क्लास के बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। अब जब बीजेपी को सत्ता में आए 1 दशक से अधिक समय हो गया तो यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या भाजपा के सत्ता में आने के बाद भारत के मिडिल क्लास का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया दावा करता है। क्योंकि जब मिडिल क्लास परिवार की बात होती है तो उस परिवार की तस्वीर बनती है, एक ऐसे परिवार की तस्वीर बनती है जो रोज 800 से 1500 रुपए कमाता होगा, सब्जी के साथ धनिया मुफ्त मांगता होगा, पुरानी टी शर्ट्स को पोंछा बनाने के लिए इस्तेमाल करता होगा, जिनके पास एक अच्छी कमाई वाली नौकरी है या छोटा व्यवसाय है, जिनके पास अपना एक घर है, उसमें एक फ्रिज है, एक छोटी सी कार है या मोटरसाइकिल है, साथ में बच्चे भी एक ठीक ठाक से कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर आपके दिमाग में भी मिडिल क्लास के लिए ये सारी चीजें आती हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि प्यू रिसर्च के 2015 के आंकड़ों के अनुसार 130 करोड़ भारतीयों में से केवल 2% भारतीय ऐसे थे जिनकी हर रोज की कमाई 800 से 1500 रुपए थी, यानी महीने की लगभग 22,000 से 45,000। तो क्या ये असली मिडिल क्लास है? इस पर अर्थशास्त्रियों संध्या कृष्णन और नीरज हटेकर ने भारत में मिडिल क्लास की एक अलग परिभाषा दी है, जहां हर रोज प्रति व्यक्ति आय 800 से 1500 रुपए नहीं बल्कि 150 से 800 रुपए है। यानी आप अगर महीने में 6000 रुपए कमाते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश का लगभग 40% धन है, जबकि निचले 50% के पास महज 3% है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। एनएसएसओ एक प्रतिष्ठित संस्था है जो 1972 से हर 5 साल में आंकड़े जारी करती आई है। इस संस्था का सैंपल साइज काफी बड़ा होता है, लगभग 2,06,000 परिवार शामिल होते हैं। एनएसएसओ की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मिडिल क्लास के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5% उपभोक्ताओं का महीने का खर्च 10,500 रुपए है, जबकि शहरों में ये 20,500 रुपए। अगर इसे डॉलर में देखा जाए तो यह केवल 100 से $125 से लेकर $300 महीना तक होता है, जो कि दुनिया के अन्य विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। इस आधार पर जरा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए कि अगर जब टॉप 5% लोगों का औसत खर्च मात्र 10,000 है तो वहां गरीब लोगों का हाल क्या होगा। शायद इसीलिए चुनावों में 1,000 रुपए महीने की गारंटी भी आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा वादा बन जाती है। एनएसएसओ की ये रिपोर्ट बताती है कि 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु और विकसित भारत जैसे दावे पूरी तरह से खोखले हैं। भारत में आर्थिक असमानता को लेकर 2022 में आर्थिक सलाहकार काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि जो लोग 25,000 रुपए प्रति महीने कमाते हैं वे देश के शीर्ष 10% अमीरों में गिने जाते हैं। ये आंकड़ा भारत की आर्थिक संरचना की सच्चाई को उजागर कर रहा है। टिकाऊ वस्तुओं की खरीदारी में अमीर और ऊपरी मिडिल क्लास की भागीदारी यानी अपर मिडिल क्लास की भागीदारी सबसे ज्यादा है, जबकि देश की बड़ी आबादी इसी तरह की खरीदारी से कोसों दूर है। दरअसल भारत की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी बुनियादी जरूरतों में उलझा हुआ है और टिकाऊ वस्तुओं की खरीद में उसकी भूमिका बेहद सीमित है। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में एक नया चलन सामने आया है। मिडिल क्लास को अपनी ज़रूरतें पूरी करने और चीज़ें खरीदने के लिए कर्जे का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तो आर्थिक संकट और साथ में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों ने बचे कुचे मिडिल क्लास का खून चूस रखा है, जिससे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बनता जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अकेले कोरोना काल में ही भारत के मिडिल क्लास की गिनती 9.9 करोड़ से घटकर 6.6 करोड़ रह गई। निजीकरण और श्रम कानूनों के संशोधन द्वारा सरकारें लगातार कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन योजनाओं आदि पर होने वाले खर्च
घटा रही है। यानी सरकारी नौकरियां मिडिल क्लास के लिए लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगली सरकारी नीति जो बड़े स्तर पर मिडिल क्लास के लाइफ स्टाइल को नीचे गिरा रही है वो है सेविंग अकाउंट्स पर बैंकों द्वारा मिल रहे ब्याज दरों को कम करते रहना। अलग अलग तरह के सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज 2014 से लगातार घटते गए हैं। 2014 में 8 से 9% से घटकर आज 5 से 6% के दायरे में ही रह गई हैं। बढ़ती महंगाई के साथ जोड़कर देखें अगर इसको हम, तो ये ब्याज दरें काफी हद तक महंगाई की दर से भी नीचे ही चल रही हैं। इसी कारण भारत में जमा बचत तेजी से घटी है। बैंकों के जमा खातों में ब्याज पर पैसे रखना मिडिल क्लास का लंबे समय से चल रहा तरीका था, जो अब अप्रासंगिक होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पुरानी सुरक्षित पेंशन स्कीमों की जगह नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन रकम सुरक्षित नहीं बची है, बल्कि बहुत हद तक मंडी की सट्टाबाजारी के उतार चढ़ाव पर निर्भर कर दी गई है। आज बढ़ती महंगाई, रुपए का लगातार गिरता मूल्य, महंगाई के साथ मेल न खाते वेतन, लोगों पर लगातार बढ़ते करों का बोझ, इन सब ने मिडिल क्लास का हाल बुरा कर रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि मिडिल क्लास की अहमियत क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, अमीर गरीब और मिडिल क्लास सब आय वर्ग ही तो हैं। ये सब नाम है, ये एक हद तक सच भी है, ये सब आय वर्ग के नाम है, लेकिन मिडिल क्लास हर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबसे पहले मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा सोर्स है। छोटे बिजनेस जो मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अमेरिका को आगे बढ़ाने में मदद की है। दूसरी बात, किसी भी देश में मिडिल क्लास सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बड़ा योगदान देता है। तीसरी बात, लो इनकम और गरीब परिवारों की तुलना में मिडिल क्लास में बेहतर पब्लिक सर्विसेज की मांग करने और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज का समर्थन करने की क्षमता और ताकत होती है। चौथा, मिडिल क्लास आमतौर पर घरेलू सामान जैसे गाड़ियां, टेलीविजन, मोबाइल फोन और सेवाएं खरीदते हैं, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है, सबसे अच्छा राजनीतिक समुदाय वही होता है जहां मिडिल क्लास का प्रभाव मजबूत हो। लेकिन निर्मला सीतारमण शायद इस बात से सहमत नहीं होंगी। भारतीय उद्योगपति साइप्रस या दुबई में जाकर टैक्स फ्री जीवन जी रहे हैं, लेकिन भारत का मिडिल क्लास 30% टैक्स देकर देश को चलाता है। कैसे? हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी देकर, एजुकेशन पर जीएसटी देकर, दवाओं पर जीएसटी देकर। भारत में मिडिल क्लास की बेहतरी के बारे में किए गए दावों की जांच करते हुए स्पष्ट होता है, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। मोबाइल, गाड़ियों, मकानों की बिक्री के आंकड़े जरूर प्रचारित किए जाते हैं, लेकिन अगर इन आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो ये पता चलता है कि ये खुशहाल मिडिल क्लास वास्तव में बहुत ही सीमित दायरे तक ही सीमित है। भारत में होने वाली टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री जैसे गाड़ियां, घर, फर्नीचर, बिजली उपकरण और अन्य घरेलू सामान, इनका बड़ा हिस्सा केवल ऊपरी 15 से 20% परिवारों तक ही सीमित है। यही वर्ग इन उपभोक्ता उत्पादों का मुख्य ग्राहक बनता है और यही वर्ग शेयर बाजार में पैसा निवेश करने वाले नए निवेशकों में भी शामिल है, जिसके कारण शेयर बाजार की तरक्की को भी देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक मिडिल क्लास की टिकाऊ वस्तुओं की खरीदारी की बात है, तो ये ज्यादातर कर्जों पर निर्भर होती जा रही है, ईएमआईज पर निर्भर होती जा रही है। इसके कारण मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा अब कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। धन्यवाद।